जेन भी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? याद रखेंगे, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है टिकुली पेंटिंग कला से सम्मानित पद्मश्री विजेता। ऑप्शन है अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, बिंदेश्वर पाठक या कर्पूरी ठाकुर। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा अशोक कुमार विश्वास। याद रखेंगे कौन? अशोक कुमार विश्वास। इसके अतिरिक्त आपको और भी चीजें याद रखनी है, जैसे टोटल 110 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे सबसे नीचे वाला पद्मश्री, इससे जस्ट ऊपर कौन सा? पद्म भूषण, और उससे ऊपर पद्म विभूषण। तो सबसे ऊपर वाला जो पद्म विभूषण है वो कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति को। और जो मिडिल वाला है वो कितने व्यक्ति को मिला है पद्म भूषण? वो 17 व्यक्ति को। यानी टोटल अगर बात की जाए तो कुल 132 व्यक्तियों को इस बार सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों से। ये तीनों पद्म पुरस्कारें हैं, लेकिन आपको याद रखना है भारत रत्न के बारे में भी। बिहार से किस व्यक्ति को मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को। याद रखेंगे कौन है वो? कर्पूरी ठाकुर। चलिए, अब बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मिला है, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है। फिर चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण मिला है। इसके अतिरिक्त पद्मश्री अवार्ड जो है वो कितने व्यक्तियों को मिला है? देखें, अशोक कुमार विश्वास, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, टिकुली कला। सुरेंद्र किशोर, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता। राम कुमार मलिक, ध्रुपद गायन कला। अब हस्बैंड वाइफ भी है इसमें, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान। ये दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा जो ये एक्सप्लानेशन मैं आपको जो दे रहा हूं, यहाँ पे तो मैं सारे का जिक्र कर दूं, कहीं कहीं पे आपको खुद भी पढ़ना है। आपको PDF टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। शेरशाह सूरी ने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने संपूर्ण साम्राज्य को 40 सरकारों यानी कि जिलों में बांट दिया था। शेरशाह सूरी ने त्रिधातुवाद की एक प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। फिर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में किसानों को जरीबाना, याद रखेंगे जरीबाना, जिसे सर्वेक्षण शुल्क कहा जाता था। सर्वे याद रखेंगे, सर्वे शुल्क, ठीक है। और मुहासिलाना, मुहासिलाना के बारे में याद रखेंगे, जिसे कर संग्रह शुल्क कहा जाता था। कर संग्रह शुल्क, ठीक है, देना पड़ता था। और इन शुल्कों की दरें क्रमशः 2.5% और 5% थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें असत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, जब शेरशाह सूरी मूल रूप से 40 सरकार नहीं बल्कि 47 यानी कि 47 सरकार, यानी कि इनके अंतर्गत 47 जिले थे। और बाद में जब इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया तो बंगाल को सम्मिलित करके, याद रखेंगे बंगाल को सम्मिलित करने के बाद 63 हो गया, संख्या बढ़ के कितना? टोटल संख्या 63 हो गया, ठीक है। बंगाल में 16 सरकारों को बंगाल में भी विभाजित करके सम्मिलित किया था, याद रखेंगे। अब जो 4 मुख्य केंद्रीय विभाग थे उनमें कौन कौन है? तो दीवान विजारत यानी कि वित्त विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने इंसा सचिवालय सेक्रेटरिएट, और दीवाने रसातल धार्मिक और विदेशी मामलों के विभाग। ये 4 मुख्य विभाग इनके टाइम पीरियड में थे। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें एक और चीज याद रखेंगे, जो जिलों का जो प्रशासन किया जाता था उनके प्रशासक कौन होते थे? सिकदार ए सिकदारन और मुंसिल ए मुसीफान, याद रखेंगे। और कौन सी व्यवस्था लागू थी इनके टाइम पीरियड में? तो रैयतवारी व्यवस्था, याद रखेंगे। कौन सी व्यवस्था? रैयतवारी व्यवस्था। अगला है, बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? कुम्हरार, गर्दनी बाग, गांधी मैदान या फिर मनेर? ये सारे लोकेशन पटना के हैं। कहां पे किया गया है बापू टावर? क्या होगा आंसर? गर्दनी बाग। याद रखेंगे कौन सा जगह है? गर्दनी बाग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि बापू परीक्षा परिसर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कुम्हरार में है, ठीक है। बापू परीक्षा परिसर कहां पे है? वो पटना के कुम्हरार में है। और गर्दनी बाग में क्या है? बापू टावर, ठीक है। तो बापू टावर याद रखेंगे और बापू परीक्षा परिसर याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार को कुल कितने रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। 18,900 करोड़ रुपए, 38,900 करोड़ रुपए, 58,900 करोड़ रुपए या फिर 78,900 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। इसका आंसर क्या होगा, 58,900 करोड़। याद रखेंगे लगभग 59,000 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे लगभग 59,000 करोड़। 59 में भी याद रखेंगे, 59 में भी 26,000 करोड़ किस लिए दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 26,000 करोड़ दिया गया है हाईवे के लिए, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद पावर प्लांट के लिए लगभग 21,500 रुपए दिए गए हैं, 21.4 करोड़। बाढ़ से यानी कि डिजास्टर के संदर्भ में कितना दिया गया है, 11,500 करोड़, लगभग 11,500 करोड़। और फिर बक्सर में 2 लेन का पुल है, गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर है, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर है, और नालंदा का पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। ठीक है, अगला है हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। आंसर हो जाएगा 9वीं बार। याद रखेंगे कौन से बार, 9वीं बार। बिहार के राज्यपाल, माननीय राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, कौन कौन है वो, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। याद रखेंगे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मनेर, पावापुरी, राजगीर, जालन फोर्ट। आंसर क्या होगा, पावापुरी। याद रखेंगे कौन सा जगह है, पावापुरी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके पुत्र पत्नी, ये सब जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उसी को आपको क्या किया जाएगा, एक साथ करके आपको कथन के रूप में पूछा, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है पाटलिपुत्र खेल परिसर, खास करके जैन और बौद्ध, इन दोनों का आपको स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन को ही, 3-4 क्वेश्चन को एक साथ करके आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए इसमें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस टीम ने जीता। बिहार की टीम, हरियाणा या फिर राजस्थान या फिर गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा की टीम ने जीता। याद रखेंगे कौन सा है, कबड्डी है। याद रखेंगे कौन सा, कबड्डी। बालिकाओं का कबड्डी है, सब जूनियर कबड्डी है, राष्ट्रीय स्तर की। कितने नंबर की है, 33वीं नंबर पे। लेकिन खेला कहाँ गया है, खेला गया है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। आयोजन स्थल कहाँ है, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। जीता किसने, हरियाणा। सेकंड नंबर पे कौन रहा, राजस्थान। सेकंड नंबर पे राजस्थान, और थर्ड नंबर पे संयुक्त रूप से गोवा और उत्तराखंड। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, बस आप याद रखेंगे, चूंकि मेजबान रहा है बिहार इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े के अनुसार बिहार में जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उनको लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। इस योजना के तहत लाभुकों को एक मुश्त किस्तों में राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय प्रतिमाह 6,000 रुपए से कम है। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस योजना यानी कि बिहार लघु उद्योग वाला जो योजना आ रहा है, इसमें आपको एक मुश्त नहीं बल्कि 3 बार में, 3 किस्तों में आपको राशि दी जाएगी। ठीक है, गरीब कौन है बिहार में, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिनकी प्रतिमाह 6,000 रुपए से कम है आय। और आवेदक कौन हो सकते हैं, तो जो 18 से 50 वर्ष के बीच के व्यक्ति हैं उन्हें ही इनका लाभार्थी माना जाएगा। और बिहार में टोटल कितने गरीब परिवार हैं, तो याद रखेंगे 94 लाख गरीब परिवार हैं, 94 लाख। ठीक है, चलिए तो 3 किस्तों में। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए, कथन 2, दोनों को ध्यान से पढ़ें। अब कथन ए कहता है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण दिया गया है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सही है। तो आप ध्यान से देखिए, दक्षिण बिहार विकसित है उत्तर बिहार की अपेक्षा, ये तो ऑब्वियस है।
इसका कारण क्या है? तो उत्तर बिहार में कारखानों आदि की कमी भी है, यानी उद्योगों की कमी है, साथ ही साथ आपदाओं की बारंबारता भी है। तो दक्षिण बिहार याद रखेंगे ऐसे भी। और दूसरा कथन भी दे दिया है कि उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में हुआ है, उत्तर बिहार में उतना विकास नहीं हुआ है। तो एक एक तरह से बात सही है, तो यानी कि दोनों कथन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर की जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। स्टेच्यू ऑफ विजडम किनकी प्रतिमा है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की। किसकी? राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, अब एक दो फैक्ट इसमें आपको याद रखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ आपने पढ़ा होगा इक्वेलिटी। तो इस तरह के जितने भी स्टेच्यू हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी कितनी हाइट है? 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी है? 182 मीटर। उससे भी 61 मीटर, याद रखेंगे 61 मीटर अधिक है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल कितना है? तो 243 मीटर की ये बनेगी स्टेच्यू ऑफ विजडम। ये किसकी होगी? राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है, अब फैसला किसने लिया है? पटना नगर निगम में। अब पटना नगर निगम से इनका भी जुड़ाव रहा है। कैसे जुड़ाव रहा है? तो 1923 में, ये याद रखेंगे डेट, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। उसी टाइम पीरियड में है, 1923 में पटना नगर पालिका के ये चेयरमैन बने थे। कब? 1923 में, याद रखेंगे डेट। इनका जन्म बिहार के जीरादेई सिवान जिले में हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को हुआ है, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से जस्ट 1 साल पहले। इनका जो मृत्यु स्थल है, मृत्यु कब हुआ है? 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, और महाप्रयाण घाट इनका जो समाधि स्थल है वो है। तीर्थ इनके जन्म स्थान को किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, दरभंगा, गया या समस्तीपुर? सबसे बड़ा जिला, आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपको कहीं भी पश्चिमी चंपारण नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लगभग 52-5300 किलोमीटर स्क्वायर में है वेस्ट चंपारण, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है। तो इसके बाद कौन सा होगा? गया। याद रखेंगे कौन सा? गया। गया की बात करें तो गया है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 4976 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पश्चिमी चंपारण कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, पटना की बात करें तो 3202 वर्ग किलोमीटर, और समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा 2279 वर्ग किलोमीटर। आपको डाटा बस ये दोनों याद रखे हैं, पश्चिमी चंपारण और गया की। ठीक है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी या दामोदर घाटी प्रदेश में। कहां पे स्थित है पटसन उद्योग की पट्टी? ठीक है, हाल में बांग्लादेश में कूप हो गया, तो वहां पे उद्योग धंधा जो है वो अब शिफ्ट होने लगा बिहार की तरफ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो पटसन उद्योग है ये किस तरफ है? तो अगर आप बिहार को इस तरह से मैप में देखते हैं, बिहार को आप अगर इस तरह से मैप में देखते हैं, यहाँ गंगा नदी है, तो आप नॉर्थ, यहाँ पे आप वेस्ट, यहाँ साउथ और ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ किशनगंज दिखाई देगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, ऊपर में आपको दिखाई देगा अररिया, उसके बाद आपको नीचे में दिखाई देगा मधेपुरा, उसके बाद यहाँ पे सुपौल, फिर सहरसा, फिर आपको ये वाला जो रेंज है दरभंगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर में मधुबनी, फिर दरभंगा, फिर समस्तीपुर, यहाँ खगड़िया। इस तरह से जो ये वाला जो बेल्ट है, ये जो आपको दिखाई देगा, ये क्या है? यही है पटसन उद्योग का पट्टी। ठीक है, चलिए, और पूर्णिया में खास करके याद रखेंगे
कि बिहार के टोटल, बिहार में अगर 100% का हो रहा है तो उसमें से 70 पूर्णिया में सिर्फ उत्पादित हो रहा है। तो पूर्णिया, कटिहार ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सहरसा, दरभंगा, ये सब सारे एरिया में भी ये उत्पादित होते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी महरौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। कहाँ पे हुई थी पहली चीनी मिल? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महरौरा। याद रखेंगे, कहीं कहीं पे महरौरा की जगह पे आपको मढ़ौरा भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महरौरा या फिर मढ़ौरा, ये सारण जिले में है। याद रखेंगे कौन सा जिला? सारण। जिसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो सारण जिले की छपरा में मुख्यालय है। 1904 में कानपुर शुगर वर्क्स ने स्थापित की थी। कब स्थापित हुआ है? 1904 में। और ये देश की पहली चीनी मिल भी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल बिहार में वर्तमान समय में 11 चालू है, 11 चालू है, लेकिन टोटल है कितने चीनी मिले? 28। वर्ष 2001 से 11 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.42% की वृद्धि हुई है। बताएं कि यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कम है, कुछ कम है, अधिक है, बहुत कम है या समान है? आंसर क्या होगा? अधिक है। क्यों? क्योंकि बिहार की 17 याद रखेंगे 17.7%। भारत की अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर ये टाइम पीरियड में 2001 से 11 में, अब 11 के बाद जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। तो जो हमारे दशकीय जनगणना होती है हर 10 साल पे, वो जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आप लोग एक नज़र जरूर देख के जाएंगे जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को। तो 2001 से 11 के मध्य जो 10 साल है, इसमें भारत में 17.7% की वृद्धि हुई है और बिहार में 25.42% की, अर्थात अधिक है, ठीक है। अगला है, किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखेंगे कौन सा? बिहार। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। याद रखेंगे, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसका जो आकार होता है वो पेंडेंट, गले में लॉकेट टाइप का होता है ये, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये आधे घंटे पहले आपको सूचना देती है। ये क्या देती है सूचना? आपदा की जानकारी आपको देती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, किस जिले में बनने वाला बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? एम्स कहाँ बनने जा रहा है? मुंगेर, वैशाली, दरभंगा, पूर्णिया। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। याद रखेंगे कहाँ पे? दरभंगा में। 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान है, 1264 करोड़, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत बनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले पटना में बनाया गया था एम्स, और पटना में जो एम्स बनाया गया था उसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? 2012 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति यानी स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? बिहार इंटर्नशिप नीति 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000? आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। याद रखेंगे। अब ये 10,000 दिए जाएंगे, ये कब दिए जाएंगे? तो ये सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में दिए जाएंगे। कब? बीटेक के 7वें सेमेस्टर में दिए जाएंगे। कितने रुपए? 10,000 रुपए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय हैं। बताएं कि देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है? 5.95, 6.95, 7.95, 8.95। तो अगर बात की जाए तो लगभग 8% गाय। अगर भारत में 100 गाय हैं तो बिहार में 8 गाय हैं। आप इस तरह से याद रखें, ठीक है। और इसमें भी 2 नस्ल इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया नस्ल और बिचौर नस्ल, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने। अब गायों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या में कितना है? तो लगभग 1.5 करोड़, 1.54 करोड़, 1.5 करोड़ गाय हैं बिहार में। अच्छा, एक दूध उपलब्धता के बारे में भी आप याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत में कितनी है? तो 444 ग्राम।
बिहार में 400 ग्राम। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया? कल्लू घाट है कहाँ? वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सारण। याद रखेंगे कहाँ पे? सारण में। कल्लू घाट कहाँ पे है? सोनपुर में। ये याद रखेंगे, सोनपुर कहाँ है? सारण में। ठीक है, चलिए और भी फैक्ट हैं तो आप उसे पीडीएफ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। समय की अभाव के कारण मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व कर दिए जाए। अगला है, पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है? पर्यटन विभाग द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है। ऑप्शन है 2,16,576, 3,26,576, 4,36,576, 5,46,576। तो विदेशी पर्यटक कितने आए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे कितने आए हैं? 5,46,576। कितना? 5,46,576। अब ये विदेशी हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये विदेशी पर्यटक हैं। ठीक है, विदेशी पर्यटक के साथ साथ अगर देसी पर्यटक को भी जोड़ दिया जाए तो कितने व्यक्ति आए हैं? तो 8,21,32,277। याद रखेंगे कितने? 8,21,32,277 पर्यटक टोटल आए हैं। अब विदेशी कितने हैं? उसमें से मात्र 5,46,576। सबसे अधिक लोग कहाँ गए घूमने के लिए वर्ष 2023 में? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। कंफ्यूज नहीं होना है बोध गया से। कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है, इसके बाद पटना में, फिर बोध गया, फिर वैशाली। ठीक है, चलिए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है पाटलिपुत्र में, मुंगेर में, राजगीर में, नालंदा में। कहाँ पे दफन है? आंसर हो जाएगा नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में दफन है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1592 में। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा, जिससे यह खबरों का विषय है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर दरभंगा? कौन सा ये जगह है जहां तो दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप? आप एक चीज याद रखेंगे, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक। आप इलेक्ट्रिक सामान के लिए याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक सामान में कंडक्टर का यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान में, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जैसे आप टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह सब में ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक सामान में जैसे बिजली का बड़ा बड़ा वायर है उसमें याद रखेंगे कंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा अंतर मैं बता दिया। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। याद रखेंगे कहाँ पे? तो भागलपुर में किया जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। याद रखेंगे कौन सा है? बिहार बना है। याद रखेंगे बिहार में सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से ट्रैफिक कंट्रोल की जाए, इसके लिए कुछ शहर को चुना गया है। 5 इंपोर्टेंट शहर है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। यहाँ पे साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, और अगर बात की जाए कि पूरे देश में 73% दोपहिए वाहन है। ठीक है, 73%। और बिहार में अगर बात की जाए तो देश से भी अधिक 83%, कितना? 10% ज्यादा, 83% दोपहिए वाहन है। और सड़क बड़ी दुर्घटनाओं वाला जो सड़क हादसा है उसमें बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। ये भी ध्यान में रखेंगे, बिहार का स्थान दूसरा है, मिजोरम के बाद दूसरा आता है बिहार। अगला है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा?
12वें, 18वें, 21वें सबसे अंतिम कौन सा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 21वें नंबर पे रहा बिहार। ठीक है, तमिलनाडु में क्या हुआ है गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 पदक जीत करके, याद रखेंगे, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 5। इसमें जो गोल्ड जीतने वाले हैं शुभम कुमार, ये धनुष यानी तीरंदाजी में, आर्चरी में, तीरंदाजी में शुभम कुमार, और दुर्गा सिंह किस में है? 1500 मीटर दौड़ में। तो दुर्गा सिंह का संबंध किससे है? 1500 मीटर दौड़, एथलेटिक्स आपसे ऑप्शन में दे सकता है आपको, एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स से दुर्गा सिंह है। आर्चरी यानी तीरंदाजी से कौन है? शुभम कुमार है। इन दोनों का नाम याद रखेंगे। लेकिन ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, ये इसमें सबसे अधिक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने 158 पदक जीता है महाराष्ट्र। उसके बाद तमिलनाडु 98 और हरियाणा, हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको पदक में हो सकता है अंतर हो, याद रखेंगे। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखने हैं कि बिहार से कौन है? शुभम कुमार, दुर्गा सिंह। ठीक है, बिहार का राजकीय खेल है कौन सा? गुल्ली डंडा, हॉकी, कितकित, कबड्डी। तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी। याद रखेंगे कौन सा है? कबड्डी। टोटल 12 प्लेयर खेलने आते हैं, लेकिन खेलते हैं कितने व्यक्ति? 7। ठीक है, तो 7 व्यक्ति खेलते हैं कबड्डी में। अगला है बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष, महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम, राजा मेनांडर के प्रश्न। ये संभवतः पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। इसका क्या आंसर हो जाएगा? संघ के नियम। याद रखेंगे कौन सा? पातिमोक्ष, संघ के नियम, प्रतिमोक्ष इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? ठीक है, माध्यमिका और योगाचार, महासंधिका और थेरवाद, विज्ञानवाद और स्थिरवाद, या फिर अस्थाई स्थविरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद, कौन सा होगा? तो अब एक चीज आप याद रखेंगे, सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान, महायान। फिर आगे चल करके शाखाएं और भी आई, जैसे वज्रयान आई, इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितना हीनयान और महायान है। ठीक है, अब हीनयान में याद रखेंगे, हीनयान ये भगवान को, ये महायान भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे, महायान क्या मानते थे? भगवान को बुद्ध, बुद्ध को भगवान मानते थे, लेकिन हीनयान महापुरुष मानते थे। ठीक है, ये भगवान वाला कंसेप्ट नहीं। तो रियल जो कंसेप्ट है बौद्ध धर्म का, वो किसने फॉलो किया है? हीनयान। आपसे पूछा जा रहा है कि जो महायान वाला है, अब आगे चलकर हीनयान भी 2 भागों में विभाजित हो गई और महायान भी 2 भागों में विभाजित हो गई। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिका और योगाचार। क्या होगा? माध्यमिका और योगाचार। याद रखेंगे महायान का माध्यमिका और योगाचार। ठीक है, अब ये जो माध्यमिका और योगाचार है, यहां पे हम लोग आ जाते हैं। माध्यमिका और योगाचार को एक और नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिका को शून्यवाद के नाम से जाना जाता है, विज्ञानवाद को योगाचार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में योगाचार दिया है, तो हो सकता है यहाँ विज्ञानवाद दे दे और माध्यमिका की जगह आपको शून्यवाद दे दे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं। और इसी तरह हीनयान में भी वैभाषिक और सौत्रांतिक है। कौन सा है? हीनयान में वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब ये जो सौत्रांतिक है, इसके बारे में याद रखेंगे, यही तंत्र मंत्र, यहीं से तंत्र मंत्र वाला जो है कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सारे तंत्र मंत्र को फोकस में रखते थे। ठीक है, इसके बाद वज्रयान भी आया, तो वज्रयान में भी आप देखेंगे तंत्र मंत्र को काफी, बंगाल वाला जो एरिया है उसमें काफी अच्छे से इसको आगे बढ़ाया गया वज्रयान को। ठीक है, तो याद रखें क्या हो जाएगा आंसर? माध्यमिका और योगाचार। कुंडग्राम का, जहां महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है कुंडग्राम का? वैशाली, वासुकुंड, रंगताल, पैठन। कुंडग्राम का वर्तमान नाम क्या है अगर बात करें तो? वासुकुंड। क्या है? वासुकुंड। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसी निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक, ईशावास्य। क्या होगा आंसर? तत्वमसी। अब एक कंसेप्ट आप समझें। सबसे पहले आप क्या है तो वेद,
वेद के बारे में आप जानते होंगे। वेद को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया? ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आप इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए याद रखेंगे, वेद का ही अध्ययन करने के लिए, जंगलों में अध्ययन करने के लिए आपको आरण्यक वाला कंसेप्ट आया। लेकिन जो सबसे लास्ट में आया उपनिषद, यानी कि वेद का अंत, वेद का अंतिम हिस्सा, अंत नहीं अंतिम हिस्सा, यानी उपनिषद, ठीक है। इसी को क्या बोला गया? उपनिषद बोला गया, या फिर आप इसे ही क्या कह सकते हैं? वेदांत कह सकते हैं। अब कुछ और भी है, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय में, ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है। तत्वमसि आपको बता चुके हैं, छांदोग्य उपनिषद। अहम ब्रह्मसि, अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूं, बृहदारण्य की उपनिषद, ठीक है। और अयमात्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद, ये आपको याद रखने हैं। महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है? छांदोग्य से तत्वमसि, ऐतरेय से प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि प्रकट ज्ञान ही ब्रह्म है। अब आप एक और कंसेप्ट याद रखेंगे, जैसे जीव और ब्रह्म, ठीक है, यानी कि जीव के अंदर आत्मा है, ठीक है, और हम लोग ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म हम लोग परमात्मा को कहते हैं, ठीक है। यानी कि वेद में बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया, लेकिन उन सब देवी देवताओं में भी जो सर्वोच्च सत्ता है वो किनके पास है? तो वो परम आत्मा के पास है, यानी कि परमात्मा के पास है। और ये जो परम आत्मा है और ये जो जीव है यानी कि आत्मा है, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है? क्या हम लोग ईश्वर का ही अंश हैं? आप अगर ईश्वर के जगह परमात्मा समझे तो ये ज्यादा आसान है समझने में। ये आत्मा जो है, क्या ये परमात्मा का ही हिस्सा है? तो ये जो है, अब यहाँ पे कहा गया कि आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, उसी को लेकर के ये सारे वाक्य बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है प्रकट ज्ञान ही ब्रह्म है। ये परमात्मा क्या है? तो प्रकट ज्ञान, ठीक है, प्रकट ज्ञान, यानी कि जो भी ज्ञान हम लोग देख रहे हैं वो सारे चीज क्या है? वो सारे दुनिया में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा ब्रह्म ही है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा है तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, ठीक है। जब आगे चल के इसी कंसेप्ट को और आगे बेहतर बनाया गया कि ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म कौन है? तो यही तुम ही हो, ये ब्रह्म। फिर मैं ब्रह्म हूं, ठीक है, मैं ब्रह्म हूं। यहां आपको रिलेशन में बताया गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। तो ये फिर आगे चलता है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। तो ये सारा जो महावाक्य है आपको ये याद रखना है कौन से उपनिषद में है और ये उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, ठीक है। जैसे ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद का जो ज्ञान है उसको ऐतरेय उपनिषद में निचोड़ करके लिखा गया है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, M.R. जयकर, C.Y. चिंतामणि, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में आंसर क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। कौन है? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, यानी ऑप्शन 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? शांति समझौता, ठीक है, पीस एग्रीमेंट, अस्थाई करार, ठीक है, और दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते को ही कहा जाता। कब हुआ था ये समझौता? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसने कराया है? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना किसने की थी? स्त्री संघ, लतिका घोष, सरोजनी नायडू, कृष्णाबाई राठ, उर्मिला देवी। तो राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना किसने की है? तो याद रखेंगे किसने की है? सरोजनी नायडू ने। और भी नाम याद रखेंगे, जैसे लतिका घोष। लतिका घोष के बारे में याद रखेंगे, महिला राष्ट्रीय संघ, ठीक है, महिला राष्ट्रीय संघ। सरोजनी नायडू राष्ट्रीय स्त्री संघ, कृष्णाबाई राव देश सेविका संघ और उर्मिला देवी नारी सत्याग्रह समिति।
ठीक है, आपसे मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या इसी को आपको किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट महिला संघ है। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नारी सत्याग्रह समिति उर्मिला देवी, देश सेविका संघ कृष्णाबाई राव, राष्ट्रीय स्त्री संघ सरोजिनी नायडू, और महिला राष्ट्रीय संघ लतिका घोष। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन की 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने। देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है कौन पूछा जा रहा है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, ना एक और दो दोनों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। ये व्यक्ति कौन है? यही है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है देवेंद्रनाथ टैगोर? आप पिक्चर में देख रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में याद रखिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासांकी में, कहां पे? कलकत्ता के कहां पे? जोरासांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कालांतर में तत्वरंजनी ही क्या बन गई? तत्वबोधिनी सभा बन गई। ठीक है, और 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की? सदस्यता ग्रहण की 1843 को, और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार किया। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के उपरांत द्वारिकानाथ टैगोर बने थे। याद रखेंगे क्यों? द्वारिकानाथ टैगोर बने थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो एक और दो दोनों। ठीक है, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतरकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? यानी कि नारियों की उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मई 1849 में। संस्थापक ऑप्शन है हॉजसन प्रेट, जेईडी बेथ्यून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा वैद्यनाथ राय। तो सबसे पहले कौन थे व्यक्ति? जेईडी बेथ्यून। कौन है वो? जेईडी बेथ्यून। कब? 1849 में, मई 1849 में बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था एक विद्यालय। कौन है? जेईडी बेथ्यून। अब याद रखेंगे ये पहले, अब यहां से आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयत्न पहले ईसाइयों ने ही प्रारंभ किया था। अगर आपको बात कीजिए किसने प्रारंभ किया था, तो ईसाइयों ने। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने नहीं, बल्कि ईसाइयों ने प्रारंभ किया था। उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, चाहे वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हो या जो भी हो, वे लोग पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। ठीक है, आगे चलकर शिक्षा परिसर के अध्यक्ष जेईडी बेथ्यून ने 1849 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के प्रसार प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी देन महान थी। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए पहले, तो वो कौन है? वो जेईडी बेथ्यून। ये याद रखेंगे। ये कौन थे? तो शिक्षा परिसर के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी? 1819 में। चलिए, भारतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील के खेत मालिकों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार की गहराइयों से जांच पड़ताल की गई थी। यानी कि नील दर्पण नाटक में, जो कि दीनबंधु मित्र की नाटक थी, उसमें बताया गया है कि नील के खेत मालिकों द्वारा जो भी शोषण किए जा रहे थे उनकी जांच पड़ताल की गई थी। बंकिम चंद्र का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदनी बंगाली भाषा के क्षेत्र में युगांतकारी था, क्योंकि इसने न केवल अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में बंगाली भाषा को समादरपूर्ण स्थान दिलाया, अपितु उसको एक नई गद्य शैली भी दी थी। नाम कौन है? दुर्गेश नंदनी।
किनकी उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अर्ध ऐतिहासिक है, यानी कुछ इतिहास भी है इसमें और कुछ करेंट समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर भी है। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने साप्ताहिक न्यू बंगाल आरंभ किया, जिसके माध्यम से उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रीयता व राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों को संचारित किया। बिपिन चंद्र पाल, न्यू बंगाल। और उसके बाद है विष्णु शास्त्री किपलुंकर, आधुनिक मराठी भाषा के शिवाजी के रूप में जाने जाते थे। कौन सा इसमें से असत्य है? एक कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने न्यू बंगाल आरंभ किया था। ये बात गलत है कि क्या आरंभ किया है। तो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया 1902 में और वंदे मातरम 1906 में, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया 1902 और वंदे मातरम 1906 में, ये ध्यान में रखना। बाकी सारे कथन सत्य है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? गुर्दुनाय, मेलकॉम, लाली, बूसी। आंसर क्या होगा? बूसी, याद रखेंगे। कौन? बूसी। ठीक है, किसे किया गया था? बूसी को। अब यहां पे क्या हुआ है, तो यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद दुपले बूसी को हैदराबाद में तैनात किए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और किसके कहने पे? तो मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो डुप्ले ने अनिश्चित अवस्था में जो वहां की राजनीतिक स्थिति थी, कहाँ की? कर्नाटक की, वो वाला जो क्षेत्र था, वहां पे कुछ देसी राज्य थे जो आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है, मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी तथा चंदा साहिब को कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन देने की बात कौन सोच रहा है? फ्रांसीसी। ठीक है, फिर है अपर्याय रूपेण अंग्रेजों को नासिरगंज तथा अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा। ठीक है, एक तरफ मुजफ्फर जंग है और चंदा साहिब है, और दूसरे तरफ नासिर जंग है और अनवरुद्दीन है। अब यहां पर क्या होता है, डुप्ले को अद्वितीय सफलता मिली, यानी कि डुप्ले जीत गया, यानी फ्रांसीसी जीत गए, यानी कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की जो पार्टी है ये दोनों जीत गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रेंच सेनाओं ने 1749 के अगस्त मास में वेल्लोर के समीप अंबूर के स्थान पर अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया, और दिसंबर 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा गया। इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग जो है ये डिमांड करता है कि आप जो है हमें सहायता दे। तो सहायता देने के लिए ये डुप्ले क्या करता है, डुप्ले हैदराबाद में बूसी को तैनात करता है, ये याद रखेंगे। किसे तैनात करता है? बूसी को तैनात करता है। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया था? अथर्ववेद, महाभारत, लीलावती, रामायण। तो रज्मनामा महाभारत से संबंधित है, याद रखेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का नाम है फैजी। कौन है ये फैजी कौन है? फैजी, ये अबुल फजल का भाई फैजी। और किसके टाइम पीरियड में? एक बार ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि ये जो अनुवाद विभाग है इसकी स्थापना किस मुगल शासक ने की है? तो अनुवाद विभाग की स्थापना किस टाइम पीरियड में हुई है? अकबर के टाइम पीरियड में हुई है। और किसने ये स्टार्ट किया था अनुवाद विभाग में? तो फैजी के द्वारा योगदान दिया गया था। और ये फैजी जो है, याद रखेंगे, फैजी महाभारत का ही क्या करते हैं, ये ट्रांसलेशन करते हैं फारसी में, और उसे ही रज्मनामा कहते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से फारसी भाषा की कौन सी साहित्यिक कृति सूफी साहित्य की श्रेणी में नहीं आती है? ठीक है, तो सूफी साहित्य की श्रेणी में नहीं आती है। फवायद उल फुवाद, मुंतखब उल लुबाब, सियर उल औलिया, अखबार उल अख्यार। तो कौन सी फारसी भाषा की साहित्यिक कृति की सूफी साहित्य श्रेणी में नहीं आती है? यानी कि ये सूफी साहित्य नहीं है। सिंपल है, आपको बस छांटना है। अगर आप एक भी नाम याद है आपको तो आप इसे छांट सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंतखब उल लुबाब।
मुंतखब उल लुबाब, याद रखेंगे ये मुगल कालीन ग्रंथ है, इसके लेखक खफी खां है। और ये खफी खां कौन है? खफी खां भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अकबर के शासन काल औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये हाईएस्ट पोस्ट पे, मतलब हायर पोस्ट पे थे, ये उच्च पद पर थे। और बाद में इसने क्या किया, निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद बनाए थे उसका दीवान बनने को राजी हो गए। तो काफी खां इंपॉर्टेंट है। इनकी जो मुंतखब उल लुबाब नामक जो ग्रंथ है ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सूफी साहित्य में नहीं आता है, ठीक है, सूफी साहित्य में नहीं आता। चलिए, जैसे हम लोग भक्ति साहित्य कहते हैं उसी तरह से मुस्लिम में सूफी साहित्य होता है, ठीक है। चलिए, सामान्य अर्थों में सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। सैयद बंधु, ठीक, किंग मेकर कहलाते थे। इसका क्या आंसर होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आपसे पूछा गया है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी, ठीक है। सबसे पहले फर्रुखसियर। अब आप एक चीज देखेंगे, बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था मुगल वंश, औरंगजेब तक चला था। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये मुगल काल का। और इसके बाद परवर्ती मुगल आते हैं, परवर्ती वाला आते हैं, यानी कि इसके बाद आते हैं, जिसमें बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम है, फिर जहांदार शाह है, जहांदार शाह के बाद फिर फर्रुखसियर है, ठीक है। तो यहां से फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दर्जात हैं, ठीक है, रफीउद्दर्जात है, रफीउद्दौला है, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला है। तो यहां तक आप देखेंगे ये जो फर्रुखसियर हैं, फर्रुखसियर जो कि 1713 में बने थे, 1713 में बने थे, और मोहम्मद शाह ये तो 1719 में बने थे, ठीक है। तो इसके बाद ये रहे थे 48 तक, ठीक है। और यहाँ पे ये 1713। तो ये जो फर्रुखसियर हैं, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला को समझ में आ गया कि ये सभी को बना रहा है, यानी किंग मेकर है। कल जिस तरह से इसने फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया, उस तरह से मुझे भी, मेरे साथ भी गलत कर सकता है। तो ये संभावित खतरे को देखते हुए क्या किया इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कौन सी लड़ाई में? ये भी इंपॉर्टेंट है। 1720 में हुआ था वो हसनपुर की लड़ाई, ठीक है। चलिए, तो सैयद बंधुओं को किस युद्ध में हराया गया था? हसनपुर की लड़ाई में। कब? 1720 में, ठीक है। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरी लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अब एक चीज आप देखें, किसान, फार्मर जो कि खेती करते हैं, और ये जो अनाज इकट्ठा करते हैं उसमें से इन्हें कुछ प्रतिशत इन्हें देना पड़ता है राज्य को, यानी स्टेट को। तो उस समय में स्टेट कौन था? तो अंग्रेज था, अंग्रेज था। तो फार्मर को देना किसे चाहिए था? अंग्रेज को डायरेक्ट, यानी कि ये तो रैयतवारी व्यवस्था है जिसमें डायरेक्ट देना था। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होता था, अब फार्मर को कहा गया कि तुम जो अनाज उत्पादन करते हो ये तुम्हें जमींदार को देना है, और जमींदार से मैं वसूल कर लूंगा, ठीक है। तो टोटल अगर 100 अनाज का उत्पादन होता था, ठीक है, तो जमींदार अंग्रेज को 89 अनाज दे देता था और 11 अनाज रखता था, ठीक है। तो यानी कि कितना? 89%। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89%, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला है महालवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठाओं के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। महालवारी, इसमें क्या होता था? इसमें यहाँ पे जो जमींदारी, यहाँ पे किसान है, किसान फार्मर है, ये कुछ धन उत्पादन करते थे, और ये क्या करते थे? बहुत सारे फार्मर एक साथ धन उत्पादन करके, बहुत सारे फार्मर एक साथ धन उत्पादन करके और सामूहिक रूप से क्या करते थे? इकट्ठा करके, और यहाँ से ये क्या करते थे? शेयर देते थे अंग्रेज को। तो अंग्रेज जो आता था वो एक तरह से मोहल्ला समझिए, पूरा गांव मोहल्ला का ही एक साथ महाल, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। महाल
तो उससे वो एक ही बार में आकर के वो टैक्स इकट्ठा करते थे। ठीक, इसमें आपको याद रखने के लिए मैं एक मैप बना देता हूं। ठीक है, याद रहने के लिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे महालवारी व्यवस्था थी। फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, याद रखेंगे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इधर महालवारी व्यवस्था थी, इधर जमींदारी व्यवस्था थी और इधर रैयतवारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये महालवारी में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो गंगा घाटी भी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद दोआब का उत्तर पश्चिम यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मध्य भारत का भी कुछ भाग है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मध्य भारत का भी कुछ भाग है, और मराठाओं के अधिकृत प्रदेश भी थे कुछ यहाँ पे, तो वो भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्या हो जाएगा सारे, होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में ये इसकी शुरुआत की गई थी, और समीक्षा किसके द्वारा की गई थी 1833 में, बेंटिक के द्वारा। चलिए रिव्यू किया गया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। क्या होगा आंसर, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। कब से इनका टाइम पीरियड है, 1824 से 83 तक ये थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी किए थे, और स्वराज नामक जो शब्द है, स्वराज नामक जो नारा है, वो भी सबसे पहले इन्होंने ही 1876 में दिया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नेहरू जी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नेहरू जी ने। अब ये प्रश्न क्यों बार बार पूछा जाता है, इसका कारण है, कारण क्या है, तो दो पार्टी थी 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन करने के दौरान क्या हुआ, तो दो भागों में कांग्रेस बट गई, कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस पे पकड़ बनाने के लिए अध्यक्ष जो होते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे कांग्रेस के, उन्हें गरम दल वाले चाहते थे कि वो हमारे तरह के बने, नरम दल वाले चाहते थे हमारे तरह के बने। ठीक है, तो एक व्यक्ति आए, कौन सा, 1905 के बाद 1906 में कांग्रेस पे पकड़ बनाने के लिए। होता क्या है, दोनों में क्या होता है, गरम दल और नरम दल में दोनों में क्या होता है, इस बात को लेकर के हंगामा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है, उग्रवादी जो भी थे, गरम दल वाले जो थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे लाल बाल पाल इनमें से कोई बने। ठीक है, और जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे रास बिहारी घोष बने, रास बिहारी घोष बने। अब ना तो इनका बात लाल बाल पाल को बनाए जाने की बात कही मानी गई, और ना ही रास बिहारी बोस की। प्रस्ताव भी इन्हीं के नाम का था, ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रस्ताव दे दे तो इन्हीं का नाम का था। अंत में सॉल्यूशन क्या हुआ, जो मिडिल मैन है, जो ग्रांड मैन है, ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन, दादा भाई नेहरू जी, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और विवाद को शांत किया गया। लेकिन ये विवाद ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहा, 1907 में सूरत में फूट हुई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को, या फिर इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ था, या दादा भाई नेहरू जी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। क्या होगा इसका आंसर, 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध है, तो बंग भंग बंगाल विभाजन क्या हुआ था, लागू हुआ था उस दिन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। साहित्य लहरी किस भक्ति रस के महान कवि की लघु रचना है, साहित्य लहरी
रैदास, मीराबाई, कबीर, सूरदास। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, सूरदास। कौन है? सूरदास। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और भी व्यक्ति हैं, जैसे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, अष्टाध्यायी पाणिनि, शाहनामा फिरदौसी, कामयानी आंसू लहर ये जयशंकर प्रसाद, कादम्बरी बाणभट्ट, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल, अमर सिंह अमरकोश, सुमित्रानंदन पंत, पल्लव चिदम्बरा, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, सूरदास, साहित्य लहरी और सूरसागर। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसे कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1947, 1957, 1967, 1977। ये जो पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, ये किस पे आधारित है? शक संवत। ये याद रखेंगे, शक संवत किस पे आधारित है? जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो किस पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। और ये कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। ये 57 वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव प्रणाली जो स्टार्ट की गई थी मुद्रा, भारतीय मुद्रा में, वो भी यहीं से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। वर्तमान समय में जो मुद्रा का रूप है भारत में, वो तो 22 मार्च 1957 को याद रखेंगे। ऐसे ही जो शक संवत है, इसे ही क्या कहा जाता है? शालीवाहन संवत। ये भी पूछा गया प्रश्न है। और ये किस पर आधारित है? तो सूर्य को कैलकुलेशन का बेस बनाते हैं, यानी कि सूर्य सौर गणना से। इसमें चैत से स्टार्ट होता है, चैत बैसाख ज्येष्ठ अखाड़ सावन भादव आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी चैत अप्रैल से स्टार्ट होता है और फागुन मार्च है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषा और 2 लिपि में है? बराबर, शहनाज गढ़ी, कौशाम्बी, कांधार। कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषा और 2 लिपि में है? इसका आंसर है कांधार। याद रखेंगे, कौन सा अभिलेख? कांधार। अशोक द्वारा निर्मित पहला अभिलेख भी है। इसमें 2 लैंग्वेज का यूज किया गया है, ग्रीक भाषा और आरामिक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। खोज कब हुई थी इसकी? 1958 में। अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। अब देखिए, यहाँ पे सारे कारण हैं 1857 विद्रोह के असफल होने का, ये सारे कारण है। लेकिन इसमें आपसे मुख्यतः पूछा जा रहा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? तो वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। जिसे जो मन में आ रहा था वो कर रहा था, ना कोई प्री प्लान करके कोई भी, ना कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ना सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था जो सबको डायरेक्ट करे कि आपको इस तरह से लीड करना है, आपको इस तरह से लीड करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी कारण है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भाग नहीं लिया। तो जो जिसे फायदा हो, अंग्रेजों से जिसे फायदा था, वो क्यों भाग लेगा? तो साहूकार और जमींदार, इन्हें फायदा था, तो ये क्यों भाग लेंगे? अब भाग लिए कौन कौन? खेतीहर, मजदूर, कृषक, ठीक है। कुछ स्तर पे यही लोग भाग लिए थे। अगला है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। आंसर क्या होगा? कोल्हापुर। याद रखेंगे, कौन सा? कोल्हापुर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? लाहौर विजय, अमृतसर विजय, मालवा विजय, कांगड़ा विजय। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर विजय अभियान। याद रखेंगे, कौन सा? लाहौर विजय अभियान, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं, या फिर आप जो पीडीएफ आपको दी जाएगी, आप जरूर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले सेट से लेकर के अभी तक के जितने भी सेट दिए गए उन सारे सेट्स का पीडीएफ भी है। तो आप उसे और हर क्वेश्चंस को देखेंगे, ज़रूरत हो तो नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आप
2-3 बार वीडियो भी देख सकते हैं या फिर पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर देख कर जाएं। एग्जाम में जाने से पहले आप इन सारे प्रश्नों को एक नज़र जरूर देख के जाएं, ठीक है। चलिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को, ठीक है, ब्रह्म समाज। इनका जन्म 22 मई को हुआ है 1772 में, हुगली जिले में हुआ है, और राजा की इन्होंने उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। अहमदिया यानी कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? अहमदिया आंदोलन या फिर कादियानी आंदोलन। ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद, रशीद अहमद, हुसैन अहमद। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। याद रखेंगे कौन? मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? अब गुलाम वंश यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा ये गुलाम वंश के बारे में केवल बात की जा रही है। गुलाम वंश के समय में जो सल्तनत, जो साम्राज्य है, वो फैली नहीं थी, ठीक है। बाद में खिलजी उसे विस्तारित किए। ये क्यों ऐसा हुआ था? ऑप्शन है आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। ये टाइम पीरियड कब का है? 1206 से 1290 तक का है, 1290 तक का है। और जब भी भारत में विस्तार करने की बात आएगी तो उन्हें डर किनसे होगा? उन्हें विदेशी खतरों से डर होगा, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण का इन्हें भय था, मंगोल, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट मंगोल शासक हैं। अब देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, और 1206 में संजोग देखिए कि चंगेज खां गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट शासक है उगताई खां, गुयूक खां, मोंगके खां, कुबलई खां। कुबलई खां 1294 तक इन्होंने शासन किया था, 1294 तक। और 1290 तक कौन सा वंश? 1290 तक याद रखेंगे, 1290 तक गुलाम वंश, वही टाइम पीरियड है, गुलाम वंश का अंत हो रहा था। और संजोग से मंगोल जो है वो भी विभाजित कब हो रहे थे? 1294 में। याद रखेंगे ये 1294 का ये मैप है। मंगोल क्या हुए? आपस में विभाजित हो गए, ठीक है, विभाजित हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो आप याद रखेंगे, तो इन्हें भारत में इन्हें साम्राज्य विस्तार करने से भय हो रहा था, इन्हें डर था कि अगर साम्राज्य विस्तार करेंगे तो बेवजह मंगोल से झड़प होगी। हम उन्हें यह लगता था कि मंगोल भारत पर अवश्य आक्रमण करेंगे, उन्हें यह डर था, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, धन दौलत को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और ये साम्राज्य आप देख सकते हैं। चलिए, अगला है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इन्हें दफनाया कहाँ गया था फिरोज शाह तुगलक को? तो हौज खास। याद रखेंगे कहाँ पे? हौज खास में। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है रूपग्राम, अर्थग्राम, फोनमी, फोनीम, वाक्यनया। ध्वनि साउंड की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? फोनीम। याद रखेंगे कौन सा? फोनीम। फोन याद रख सकते हैं, ठीक है, फोनीम। अब ये जो है ये क्या है? तो दो ध्वनियों का इससे अंतर स्पष्ट होता है। फोनीम उच्चरित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिसमें दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है। दो ध्वनि में अंतर है, ये कैसे पता करेंगे? तो फोनीम के माध्यम से, फोनीम को मूलभूत इकाई मानकर। पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पराश्रव, पराश्रव क्या होगा आंसर? 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव, और 20 हर्ट्ज से कम में अपश्रव, अपश्रव, ठीक है। और 20 से ये श्रव। चलिए, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराश्रव ध्वनि को यानी पराश्रव तरंग को उत्पन्न करने के लिए गॉल्टन की सीटी का यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे।
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरण वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। कॉस्मिक किरण क्या होगा इसका आंसर? वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कॉस्मिक किरण के बारे में याद रखेंगे, ये गलत है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये बात गलत है, कॉस्मिक तरंग। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। यह उदासीन होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है। ठीक है, तो कॉस्मिक किरण में याद रखेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उनमें कौन कौन तरंग है? एक तो है अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, कैथोड किरण, कॉस्मिक किरण। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, यहीं से आपको पता लग गया होगा। और जो है वो कौन कौन है? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ये सारी। ठीक है, चलिए, किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? ठीक है, ध्वनि का कौन सा स्तर है? 30 डेसिबल, 80 डेसिबल, 100 डेसिबल या 120 डेसिबल? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। ठीक है, कहीं कहीं पे 60 डेसिबल भी रहता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, 60 डेसिबल से अधिक होना चाहिए, यानी कि लगभग 80 डेसिबल। आपको यहाँ पे डेसिबल में ही अंतर आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके आसपास कोई नहीं डेसिबल दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पे आपको 75 दे दे, 80 दे दे और 85 दे दे, इस तरह का नहीं देगा। आपको जब भी देगा तो गैप काफी होगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व अर्थात पिच है, जो निर्भर करता है तीव्रता पर, गुणता पर या आवृत्ति पर, आयाम पर। तो ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। याद रखेंगे, किस पर? आवृत्ति पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर याद रखेंगे। चलिए, पुरुषों की मोटी आवाज किसके कारण होता है? तो तारत्व कम होने के कारण होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तारत्व कम होने के कारण पुरुषों की मोटी आवाज होती है, तारत्व अधिक होने के कारण महिलाओं की पतली आवाज होती है। जब कोई जहाज सागर से नदी में घुसता है तो वह थोड़ा ऊपर उठता है, वह उसी तल पर रहता है, वह कुछ नीचे चला जाता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो जब वो नदी में घुसता है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। सागर से नदी में जा रहा है, तो सागर से नदी में जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। अगर वो नदी से सागर में जाता तो थोड़ा ऊपर हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, शेविंग ब्रश के बाल। इसका कारण क्या है? घर्षण, प्रत्यास्था, श्यानता, पृष्ठ तनाव। क्या होगा आंसर? पृष्ठ तनाव। याद रखेंगे, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नांकित में से सत्य कथन है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है, पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई है, पृष्ठ सक्रिय कारक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, जब ससंजन आसंजन से अधिक होता है तब द्रव दीवार को गीला कर देता। तो कौन सा सत्य कथन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। जब आप गर्म करते हैं तो उसका क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखें। चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है 1:1, 1:6, 1:2, 1:8। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों में क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, और दोनों के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है? तो 1:6। याद रखेंगे, कौन सा? 1:6। ठीक है, दोनों का। अब एक चीज याद रखेंगे, अब आपको बोला जाएगा कि पृथ्वी से आप चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो आप डेंसिटी में याद रखेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है आपसे कि आपका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदलेगा, वेट बदल जाएगा। ठीक है, तो वेट बदल जाएगा। और ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वेट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि
ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके कारण याद रखेंगे, ठीक है। तो गुरुत्व के कारण आप इस तरह से सिंपल याद रखेंगे, गुरुत्व के कारण। अगर कोई 10 केजी का है तो यहां पर क्या हो जाएगा इस तरह से उसमें। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। यदि उस पर 4.5 केजी का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला पर पाठ्यांक क्या दर्शाएगा? 4.5 केजी, 3 केजी, 1 केजी, 0 केजी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक कृत्रिम उपग्रह है। तो कृत्रिम उपग्रह अगर है तो याद रखेंगे वहां पे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पे आपको 0 नजर आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे गुरुत्व त्वरण क्या होगा, 0 होगा, तो 0 नजर आएगा आपको। यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वायु शक्ति, यहाँ पे ये कॉमन सेंस का अधिक क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है, तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे आंसर। अगला है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विंड विंड एनर्जी का कौन सा रूप विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है? तो विंड जब तक कि गतिज ऊर्जा में नहीं बदलेगा वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आपने देखा होगा हवा बहती है तो जो बड़े बड़े पंखे हैं वो घूमते हैं, ठीक है, ठीक है, तो पंखे घूमते हैं तो घूमने के कारण गति ऊर्जा के कारण याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा पैदा होती। अगला है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9, 1/6, 1/10, 1/4। तो याद रखेंगे 9 में 1 भाग, कौन सा, 9 में 1 भाग, ठीक है, 9 में 1 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, याद रखेंगे कौन सा, गुरुत्व नहीं होता, इसीलिए वो खड़े नहीं हो सकते हैं। पिछले प्रश्न में भी देखा था, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, सांद्रता, घनत्व, आयतन। क्या होगा आंसर? आयतन। याद रखेंगे क्या नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो याद रखेंगे यहां पे आप देखेंगे चीनी के अणु जल के अंतरान्विक स्थानों में चले जाते हैं, ठीक है, दोनों के मध्य जो अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं वहां पे चले जाते हैं चीनी। चलिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? न्यूटन, बोहर, एल्बर्ट आइंस्टीन या फिर हेंडेन? आंसर क्या होगा? न्यूटन। याद रखेंगे कौन है? न्यूटन। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम F बराबर याद रखेंगे वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये तीनों नियम आपसे पूछा जा सकता है, और पहले नियम से जड़त्व का, दूसरे नियम से आरोपित बल का, यानी कि जो फोर्स है F बराबर, ठीक है। उसके बाद तृतीय नियम से क्या? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का। अगला है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किस चीज के बड़े स्रोत हैं? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, केवल पोटेशियम। आंसर क्या हो जाएगा? केवल पोटेशियम के। याद रखेंगे किसके? केवल पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, सेब के खाने से क्या होता है? कोलेस्ट्रोल घटता है। कोलेस्ट्रोल क्यों घटता है? तो सेब में जो पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, वो क्या होता है, रक्त में प्रवाहित होकर के जो गंदे, जो एक तरह से समझ लीजिए आप, पाइप को क्या होता है, वो साफ करता है, ठीक है। और पाइप को साफ करता है तो हमारी जो ब्लड फ्लो है वो ठीक हो जाती है, जिससे हृदय क्या होता है, हृदय रोगी को लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए, धड़कन को कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी सामान्य बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कार्य कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन?
क्लोरेला, केचुआ, बाघ, कसकुट्टा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। याद रखेंगे कौन सा? क्लोरेला। ठीक है। इसकी दक्षता अगर आपसे पूछा जाए तो 8% है। ठीक है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता कितनी है? सर्वाधिक है, 8%। अगला, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, 27 तत्वों की, जिनमें से 15 धातु है। टोटल 27 एलिमेंट की आवश्यकता है, जिसमें 15 धातु है। जो बड़ी मात्रा में आवश्यक होते, जिसकी जो बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं वो कौन कौन है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम। पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, तांबा और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो तांबा नहीं उतना यूज, तांबा और मैग्नीज, इसका मेलबोडियम का इतना खास यूज नहीं है, मैग्नीज का इतना खास यूज नहीं। ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसका काफी यूज है। ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश को अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, सूर्य का सनलाइट का जो अदृश्य भाग है, अदृश्य हिस्सा है, उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है, पूछ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाले जीवाणु, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। कौन सा है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले, यानी जीवाणुओं को खाने वाले, इस तरह से याद रखेंगे, विषाणु। पैथोजीन, जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, पैथोजीन, आर्थोमिक्सो, ल्यूकीमिया वायरस, राइनो वायरस, पोलियो वायरस। पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ये क्या हो जाएगा? राइनो वायरस। याद रखेंगे कौन सा? राइनो वायरस। ठीक है। कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कुष्ठ, टिटनेस, मिजलिस यानी खसरा, हैजा। क्या हो जाएगा आंसर? खसरा, मिजल्स। ठीक है। ये विषाणुजन्य रोग है। चलिए, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घाकरण जोन से, जड़ों के बालों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों के बालों से। याद रखेंगे किससे? जड़ों के बालों से, रूट हेयर्स। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं, यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या है? आंसर है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, फर्मी ऊर्जा, आवेग, संवेग, लंबाई। फर्मी किसको व्यक्त करती है? आंसर हो जाएगा लंबाई को। क्या? किसे? लंबाई को। ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर फर्मी। ठीक है। एफ से मात्रक जूल, ऐसा मात्रक जूल। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। अब भारहीन गुब्बारा है तो भार तो उसके अंदर होगा नहीं, लेकिन जल के अंदर क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। क्या होगा? 0 न्यूटन। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, यहाँ पे अचानक गिरावट है, तो अचानक गिरावट में क्या होगा? मौसम स्थिर और शांत, वर्षायुक्त होगा या ठंडा होगा या तूफानी होगा? क्या होगा आंसर? तूफानी। क्या हो जाएगा? तूफानी। अचानक गिरावट, तूफानी। ठीक है। स्लोली स्लोली तो बारिश। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऊर्जा संरक्षण आपको ये एक्सप्लेनेशन अवश्य पढ़ने हैं। समय की अभाव के कारण मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में सारी चीजें बता दूं।
अब वो अवश्य पढ़ेंगे, यहीं पे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन किसके होते हैं? परमाणु भार के। याद रखेंगे किसके? परमाणु भार के। ठीक है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका। फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। और ये माइक्रोस्कोप से किसी जीव को देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माइक्रोस्कोप से। तो वो भी कौन है? वो भी कौन है? वो भी कौन है? तो वो भी रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र पाया जाता है किसमें? चूहा, चमगादड़, बिल्ली, खरगोश? तो प्राकृतिक रडार किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। किसमें? चमगादड़ में। ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक? टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। टोटल 51 टेली मानस सेल कार्यरत है वर्तमान समय में भारत में। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय? क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सियांग घाटी याद रखेंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सियांग घाटी में। और वहीं पे ये मिला है। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया सिनबाम। पनामा, मैक्सिको, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। याद रखेंगे कौन सा है? मैक्सिको। और ये कौन से पार्टी से संबंधित है? मुरैना पार्टी। मैक्सिको की मुरैना पार्टी की है ये क्लाउडिया सिनबाम। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान या फिर केनिया? आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की कब की है चंद्र मिशन की योजना? 2032 की। नाम क्या है? कासा, KASA। ठीक है। कुछ और भी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे जापान का क्या है? तो जाक्सा। जापान का जाक्सा। ठीक है। यूरोपीय यूनियन का ईसा। ठीक है। याद रखेंगे। और भी आपको नाम याद रखने हैं। नासा और स्पेस एक्स किसका है? ये है USA का। और रॉसकॉस्मोस किसका है? रॉसकॉस्मोस ये रसिया का। ठीक है। ये सारे याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इजरायल का पासपोर्ट है तो आपको नहीं आने दिया जाएगा। मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान? कौन सा हो जाएगा? मालदीव। क्या होगा? इजरायल पासपोर्ट को मालदीव के द्वारा मना कर दिया गया है गाजा में हो रहे युद्ध के कारण। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सेबी, SBI? तो सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। याद रखेंगे किसके द्वारा? सेबी। सेबी। ठीक है। अगला क्या है? हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना? फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता किसने दी है? क्या होगा? स्लोवेनिया। ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी मान्यता दे दी है। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो स्पर्श सेवा याद रखेंगे रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। स्पर्श का फुल फॉर्म सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। ठीक है। अगला है लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? मछली शहर, इंदौर, लखनऊ, जाजपुर? आंसर है इंदौर। याद रखेंगे कहाँ पे? इंदौर में। नोटा पर सर्वाधिक 2,18,674 वोट। लेकिन जीते कौन वहां से? शंकर लालवानी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बना है? 600 छक्का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम। मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा आंसर? बिहार। ठीक है। और टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 82। ठीक है। जमुई में झाझा वन के भीतर कौन सा है? जमुई में झाझा वन के भीतर नागा नक्टी, इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? अडानी, रिलायंस, या अडानी ग्रीन, या टाटा पावर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा अडानी पावर लिमिटेड। क्या होगा? अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, सिक्किम। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। याद रखेंगे कहाँ पे? सिक्किम में। और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? रेपो रेट को नहीं बदल रही है आरबीआई। किस रेट पर लगातार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.50% पर। ठीक है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? ईगा स्वीटेक। एक तो पहली बात है कि जो महिला है जो जीती है फ्रेंच ओपन, कौन? ईगा स्वीटेक। किस देश की है? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड। आंसर हो जाएगा पोलैंड। याद रखेंगे कहाँ की है? पोलैंड की। ठीक है। और वर्ल्ड में नंबर 1 अभी महिला टेनिस प्लेयर है ये। अगला है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले। इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। याद रखेंगे कौन? इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 5, 6, 7, 8। आंसर हो जाएगा 7। कितनी महिलाएं? 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट नाम है, एक है अन्नपूर्णा देवी जो कि महिला और बाल विकास मंत्री है, और बाकी आप वित्त मंत्री पहचानते होंगे निर्मला सीतारमन जी को। ठीक है। भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। तो नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। याद रखेंगे कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया, चीन, डेनमार्क, भारत। क्या होगा आंसर? भारत में। कहाँ पे? भारत में किया जाएगा। कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? अभी महिला में इगा स्वीटेक थी, और पुरुष में कौन है? कार्लोस अलकराज। ये किस देश के हैं? स्पेन, फ्रांस, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा स्पेन के। याद रखेंगे कौन से देश के? स्पेन के अलकराज। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 120, 123, 127, 129। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का कौन सा रैंक है? इसका आंसर क्या? 120। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 129। याद रखेंगे जेंडर गैप में कितना है? 129। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का निर्माण का नाम किसके नाम पे रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल, CV रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, विक्रम साराभाई। आंसर है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे क्रेटर का नाम। याद रखेंगे। 3 इंपोर्टेंट है। एक है बिहार का 3 क्रेटर मिला है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह। याद रखेंगे इस तरह से, क्षुद्र ग्रह। तो एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो लाल क्रेटर, याद रखेंगे किसके नाम पे रखा गया है? देवेंद्र लाल के नाम पे लाल क्रेटर। एक है मुरसान शहर के नाम पर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मुरसान शहर है। और बिहार का हिलसा शहर है। बिहार का कौन सा शहर है? ये इंपॉर्टेंट है, हिलसा शहर का। तो ये तीनों याद रखेंगे, लाल क्रेटर, मुरसान शहर के नाम पे मुरसान क्रेटर, और हिलसा क्रेटर। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। कंटेनर पोर्ट, किस देश के पोर्ट पर, किस बंदरगाह पर सबसे अच्छा कंटेनर को रखने की व्यवस्था है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। और भारत की जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वो 18वें नंबर पे है। चलिए अगला है सुहेलवा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? पवन ऊर्जा कहाँ सबसे अधिक हो सकती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो जो भी कोस्टल एरिया है भारत के, ठीक है, जैसे तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? कलपक्कम, तारापुर, कोटा, नरोरा। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना भारत में कहाँ हुई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में। कब? 1969 में। ठीक है। अगला है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। बाढ़ कहाँ पे है? ये बिहार में है बाढ़, ये याद रखेंगे। कहाँ पे है बाढ़? बिहार में। अगला, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। गाजा स्ट्रीप के पास, तो गाजा स्ट्रीप के पास कौन सा है? ध्यान से अगर देखेंगे तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। गाजा स्ट्रीप 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, 45 किलोमीटर के आसपास, 40 कहीं 41 किलोमीटर होगा, कहीं 45 किलोमीटर होगा। तो याद रखेंगे मोटा मोटी 45 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मैप में आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखेंगे ये कौन सा हिस्सा है? ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये है भूमध्य सागर। अब ये भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे इजराइल है। ठीक है। ऊपर में लेबनान है। ऊपर में क्या है? लेबनान। साइड में सीरिया। ठीक है, सीरिया, फिर जॉर्डन। ठीक है। और नीचे इजराइल। ये आप इजराइल देख रहे होंगे, इजराइल। और इजराइल के दो तरफ फिलिस्तीन का हिस्सा है। एक हिस्सा है जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं, एक हिस्सा है जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप वाला जो हिस्सा है ये भूमध्य सागर से जो लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो वेस्ट बैंक है इसके इस तरफ जॉर्डन है, ऊपर में सीरिया है, लेबनान है। ऊपर में कौन कौन है? लेबनान और सीरिया। इस तरह से याद रखेंगे। ऊपर वाला डायरेक्शन में यहाँ पे लेबनान है और यहाँ पे सीरिया है। सीरिया के नीचे में जॉर्डन है। ये जो देश है ये जॉर्डन ही है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और नीचे में कौन सा है? नीचे में मिस्र है यानी इजिप्ट है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इजिप्ट, इजराइल के नीचे में। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर, डेड सी के साथ। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन। अब देखिए हॉट हॉट स्पॉट है वो जो एरिया अभी जहाँ पे इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, वहां से आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि वहां पे मृत सागर है, और वहां पे मृत सागर है तो वो किस देश के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है? लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेबनान के साथ। अभी मैंने जस्ट आपको कहा है, क्या क्या कहा है आप मैप में एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है ये कौन सा है? ये वाला है मृत सागर, डेड डेड सी। ठीक है। लवणता काफी साल्टी है ये, तो लवणता काफी अधिक है इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधा फूल पत्ती नहीं पाए जाते। अब इस तरफ आप देखेंगे तो जॉर्डन है। ये कौन सा है? जॉर्डन। ठीक है। इधर क्या है? इजराइल, और इधर इजराइल, और इधर फिलिस्तीन का ये वेस्ट बैंक। तो जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। और ऊपर में आपको मैंने बताया है कि लेबनान है, और एक तरफ लेबनान है और एक तरफ सीरिया है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान। लेबनान नहीं था, लेबनान और सीरिया ऊपर में था। इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन ये तीनों होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है यूक्रेन की सीमा 7 देशों और 2 सागरों से लगती है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुने। कौन सा जोड़ा यूक्रेन के साथ
सीमा साझा नहीं करती है। हंगरी और जॉर्डन, काला सागर और अजोब सागर, मालदोवा और रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड। तो यूक्रेन भी हॉटस्पॉट है, वहां भी युद्ध हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हंगरी तो है लेकिन जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, वो कहाँ पे है? वो इजराइल के, आप देखेंगे तो ईस्ट में आपको नजर आएगा जॉर्डन, इजराइल के ईस्ट में है जॉर्डन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है? तो यहाँ पे आप मैप में आराम से देख सकते हैं, यहाँ यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन के नॉर्थ, नॉर्थ में आप देखेंगे तो बेलारूस, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो पोलैंड, पोलैंड के बाद स्लोवाकिया। ठीक है, यही स्लोवाकिया है जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, यही है ब्रातिस्लावा। ठीक है, उसके नीचे में हंगरी। ठीक है, हंगरी का क्या है राजधानी? बुडापेस्ट, याद रखेंगे। उसके बाद रोमानिया। ठीक है, ये है, इसका राजधानी है बुखारेस्ट, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे है मालडोवा, और यहाँ पे एक साइड में रसिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये, और दो जो आपको मैंने बताया है, एक है ब्लैक सी, याद रखेंगे। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपको नजर आएगा ब्लैक सी, और एक कौन सा है? तो एक है अजोब सागर, अजोब सी। अजोब सागर कहाँ पे है वो भी देख ले। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है अजोब सागर। यहाँ पे आप छोटा सा हिस्सा देखते होंगे, यही है अजोब सागर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है यूएई के रियासती राज्य हैं। यूएई में 7 राज्य आते हैं, आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कौन सा नजर आएगा? आबू धाबी है 1, दुबई 2, शारजाह 3, अजमान 4, अल कैन 5, फुजेराह 6, रास उल खैमा 7। 7 राज्य हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टोटल 7, 7 अमीरातों से मिलकर बनाया गया है। आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजेराह, रास अल खैमा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि यूएई में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है, तो यूएई की राजधानी आबू धाबी का। आबू धाबी जो रियासत है वो लगभग 80% के आसपास आप देख पाएंगे, 70-80% के आसपास आबू धाबी ही है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दुबई है, फिर शारजा है, शारजा दुबई है। ठीक है, तो शारजा 2 जगह है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। उसके बाद फुजीरा है, रास अल खैमा है, अल क्वेनिन है, और अजमान है। ठीक है, तो ये नाम आपको 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से लगी हुई है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेबनान, आपको मैंने बताया है, अगर यहाँ पे इजराइल है, आई फॉर इजराइल, तो ऊपर में आपको, जस्ट ऊपर में आपको लेबनान दिखाई देगा, और लेबनान के साथ साथ आपको सीरिया दिखाई देगा। ठीक है, और सीरिया के नीचे में आपको जॉर्डन दिखाई देगा, और जॉर्डन के, इजराइल के नीचे में आपको इजिप्ट दिखाई देगा। तो क्या क्या यहाँ पे मिल गया? मिस्र यानी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान मिल गया। ठीक है, चलिए, चारों मिल गया आपको। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन जो सरकार बनाया गया था, अंतरिम सरकार, उसमें कितने सदस्य थे? 15, 18, 25 या फिर 14? इसका आंसर हो जाएगा 14 सदस्य। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। अध्यक्ष अगर पूछा जाए अंतरिम सरकार के तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष माउंटबेटन, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और याद रखेंगे टोटल व्यक्ति कितने थे? तो 14। ठीक है, तो कब हुई थी प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा? तो 24 अगस्त 1946 को।
चलिए अगला है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जनहित याचिका से। ठीक है। अब किसी का प्राइवेट मसला नहीं हो, बल्कि अगर पूरे मतलब क्षेत्र का अगर बात की जाए, अगर किसी एरिया में अगर किसी तरह का कोई भी प्राइवेट नहीं है बल्कि पब्लिक कोई मुद्दा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में, कि जन मतलब लोग, और लोगों के हित में अगर आप कोई केस कर रहे हैं, आप अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लाभ के लिए, तो वो कहलाती है जनहित याचिका। ठीक है। और ये जो जनहित याचिका है, यहां से आप याद रखेंगे, जब जनहित याचिका दायर होती है तो यहां से क्या होता है? न्यायपालिका ऑटोमेटिक क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर के कदम उठाती है। ठीक है। कानून बना सकती है, या सरकार को आदेश दे सकती है, या किसी प्रकार का कार्रवाई कर सकती है। तो ये याद रखेंगे जनहित याचिका से। ठीक है। पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर साहब, ये दो व्यक्ति का भी नाम इंपॉर्टेंट है जनहित याचिका के बारे में जब बात करते हैं तो। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 243 में सहकारी समिति की बात की गई है, तो सहकारी समिति में डायरेक्टरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है। 11, 21, 31 या 51? तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। याद रखें कितने हो सकते हैं? 21 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके माध्यम से? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के। ठीक है। पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 243 का के में क्या है? तो नियुक्ति है। ठीक है, यानी कि चुनाव है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ किनके द्वारा ली जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के सदस्य के द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा? तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो संविधान के प्रति बात की जा रही है, भारत की संप्रभुता अखंडता की बात की जा रही है, अपने पद कर्तव्य का भी निर्वहन करने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बढ़ के क्या कही जा रही है? संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। तो संविधान का रक्षा कौन करेगा? कोर्ट, न्यायपालिका। कानून का रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पंचायत की संरचना में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्य, जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, प्रत्येक राज्य गठन करेगा गांव, मध्य और जिला स्तर पर। इसके बाद है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। कौन सा असत्य है, सही नहीं है? तो यही वाला असत्य है। ध्यान से देखें, प्रत्येक राज्य कहा गया है। अब हर राज्य गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला के स्तर पर, यानी कि 3 स्तरीय पंचायत का गठन करेगा, ये बात गलत। प्रत्येक राज्य को ऐसा नहीं, स्वेच्छा से अगर राज्य चाहे तो कर सकती है, अन्यथा नहीं भी कर सकती है, ये गलत। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी किससे? चीन से, सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 137, न्यायिक पूर्वावलोकन। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 137, 137।
किसी भी कानून को कि वो कानून कानून के हिसाब से है कि नहीं है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं है, वो सब सारी चेक की जाती है न्यायिक पूर्णावलोकन में। तो ये किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास, समस्त न्यायालयों के पास, यानी जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, बहुत सारे न्यायालय थे, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोज में। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? दोनों के पास, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। ठीक है। अगला है, भारत में कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? अंबेडकर, कृपलानी, मुंशी कृष्णाचारी। आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये समता पार्टी से थे। कौन सा पार्टी? समता। ठीक है। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। एकात्म सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को प्रथम पृथक होने का अधिकार था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में क्या हो गया था? कमजोर केंद्र के साथ संघात्मक सरकार, यानी केंद्र के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति कम होगी, राज्यों के पास अधिक विषय होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। वर्तमान समय में 100 विषय है केंद्र के पास और 61 विषय है राज्य के पास और 52 विषय है समवर्ती, जिसमें जिन्हें मन है बना सकते हैं, लेकिन अगर पहले अगर केंद्र बना देती है तो उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो कमजोर केंद्र। अगला, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक और औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव के साथ। तो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कब शुरू हुआ, कब कब मानेंगे? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में जब वास्तविक बदलाव किया गया कि कौन व्यक्ति उद्योग लगा सकता है, विदेशी भी भारत में उद्योग लगा सकता है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है याद रखेंगे। अब वर्तमान समय में 18 प्रमुख उद्योग है, उन्हें छोड़ करके बाकी सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। कब? 24 जुलाई 1991 से। ठीक है, वर्तमान समय में भी बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है, जिसमें आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारक है? धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहर से गांव की ओर पलायन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता। ये ध्यान में रखेंगे। गांव की गरीबी, गांव में गरीबी है, यही कारण है कि खेती में लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, तो इसके कारण कृषि में विकास की गति स्लो है। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी अगर विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी, तो किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होगी, किसी देश में पूंजी निर्माण होगा, होता है, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, तो किस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? पूंजी निर्माण अगर होगा किसी देश में, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आर्थिक विकास से संबंध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं का विचार। जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, आपको ये कूट दिया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 चरण आपको दिए गए हैं, 4 चरण आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 4 चरण। तो जब पहला चरण में क्या होगा किसी भी देश में, ठीक है, कोई भी एक नया देश है, आज स्वतंत्रता प्राप्त की कोई भी देश, ठीक है, पहले गुलाम था, आज स्वतंत्र हुआ, तो वहां पर स्थिति क्या होगी? वहां पर जन्म ज्यादा लोग लेंगे, ज्यादा लोग जन्म भी लेंगे, और गरीबी के कारण वहां मृत्यु भी ज्यादा होगी। लोग भी अशिक्षा के कारण जन्म भी ज्यादा होगा, और मेडिकल फैसिलिटीज या फिर गरीबी पॉवर्टी के कारण वहां पे मृत्यु भी ज्यादा होगी। ये दोनों कंडीशन है। फिर जब थोड़ा सा विकास होगा, ठीक है, थोड़ा सा विकास होगा, तो लोग क्या करेंगे?
थोड़ा सा विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा यानी हॉस्पिटल वगैरह बनेगा, तो मृत्यु में कमी आएगी। लेकिन बहुत कम समय में शिक्षा इतना प्रसारित नहीं होगा कि लोग जन्म दर को कंट्रोल करे। ठीक है, तो जन्म दर बढ़ते रहेगी, लेकिन मृत्यु दर में चूंकि थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद और पैसा जब आएगा तो वहां पे क्या होगा, लोग शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और उसके बाद पोवर्टी से छुटकारा भी पाएंगे, तो यानी कि निम्न जन्म दर भी होगी और निम्न मृत्यु दर भी होगी। और जब बहुत अधिक विकसित हो जाएगी अर्थव्यवस्था, तो वहां पर चौथी अवस्था में क्या होगी, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि वर्तमान समय में जनसंख्या स्थिर होने के लिए प्रत्येक परिवार में लगभग 2 बच्चा होना चाहिए, तब जनसंख्या स्थिर होगी। तो अगर आप यहाँ पे अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं तो वहां पे आप देखेंगे, तो पहले क्या होगा, उच्च मृत्यु भी दर होगा और उच्च जन्म दर भी होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, मृत्यु दर में थोड़ा कमी आएगा, हॉस्पिटल बनेगा तो, लेकिन जन्म दर कंट्रोल नहीं होगा। और भी पैसा आएगा तो क्या होगा, स्कूल हॉस्पिटल दोनों बनेंगे, तो मृत्यु दर और निम्न ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, उत्पादन, आय, ह्रासमान लागत, व्यय। आंसर हो जाएगा ह्रासमान लागत विधि। ठीक है, 3 विधि है, उत्पादन, आय, व्यय। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, सूती कपड़ा, जूट, लोहा एवं इस्पात, कागज। प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा का उद्योग। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग। क्या हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। याद रखेंगे कौन सा, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, वर्धा, महाराष्ट्र में। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ओशियाना। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, अब मैथ के क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं, समय का अभाव है। आप लोग अगर दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दिया हुआ है। किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। आपको मैं आंसर बता रहा हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपको दिया भी जा रहा है साथ साथ। 5 सेंटीमीटर, 142 का, 15, 143 का, 3, 144 का, 40 वर्ष, 145 का, 1951, 146 का, 1016, 147 का, 90 घंटे, 148 का, ए, 149 का, पूर्व, 150 का, 50। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।